एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग जोन एसटी। तो आज का हमारा टॉपिक है एथ्रोस्क्लेरोसिस, जो कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एथ्रो वर्ड रिलेटेड है आर्टरी से। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है टिश्यूज की ओवरग्रोथ होना। ठीक है, मतलब आर्टरी के अंदर टिश्यूज की ओवरग्रोथ हो रही है। टिश्यूज तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एक आर्टरी का आपने स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा, लेयर स्टडी की होगी। तो बेसिकली आर्टरी की 3 लेयर्स होती है, जैसे ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया and third one which is external layer of an artery called tunica adventitia. So यहाँ पर इंटीमा लेयर के अंदर स्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है, और ये लार्ज ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा। लार्ज ब्लड वेसल्स या फिर मीडियम साइज की जो आर्टरीज होगी उन्हें इन्वॉल्व करेगा। एथ्रोस्क्लेरोसिस का बेसिक जो मीनिंग है वो क्या हुआ, आर्टरीज के अंदर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होना। और मेनली स्पेशली कौन सी टिश्यू की ग्रोथ मिलेगी यहाँ पर, फाइब्रस टिश्यू की। फाइब्रस टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो कि कहलाएगा स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ये एक नॉर्मल आर्टरी है, अगर इसके अंदर प्लेग्स एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। प्लेग किसे बोल रहे हैं, प्लेग का यही मतलब होता है टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना या फिर एक्यूमुलेशन हो जाना। फर्दर हम स्टडी करेंगे कि एक्यूमुलेट क्या क्या होने वाला है आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से जो है आर्टरी के ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा था आर्टरी से, अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये था बेसिक मीनिंग इसका एथ्रोस्क्लेरोसिस का। इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर स्क्लेरोसिस हो रहा है, और ये लार्ज और मीडियम आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है, मीडियम साइज की आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है। और यहाँ बेसिकली फाइब्रस टिश्यू की ओवरग्रोथ हो रही है, ठीक है। और ये कौन सी लेयर में हो रही है, इंटीमा, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ एन आर्टरी होती है, वहां पर हो रही है, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है आर्टरी की, उसमें हो रही है। सो इट अफेक्ट्स, एथ्रोस्क्लेरोसिस affects the intima of the large and medium size artery। तो लार्ज साइज और मीडियम साइज आर्टरीज की इंटीमा में हो रहा है। इंटीमा लेयर मतलब इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट आर्टरी की जो लेयर है उसमें स्क्लेरोसिस हो रहा है, टिश्यू की ओवरग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, फर्दर क्लोट्स फॉर्मेशन हो जाएगी और ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, मतलब पेरिफेरल जो भी आर्टीरियल सर्कुलेशन हो रहा है उससे भी अफेक्ट करेगा। ओके, दीज चेंजेस कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स। अब एक्यूमुलेशन किस किस का हो सकता है, लिपिड्स का हो सकता है। अगर पेशेंट का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल उसका ऐसा है कि कैलोरीज इनटेक ज़्यादा करता है पर्सन और इतनी कैलोरीज उसकी बर्न नहीं होती, ठीक है, उसका सिटिंग वर्क है, ओके। तो लिपिड्स यहाँ पर है, लिपिड प्रोफाइल उसकी, जब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उसमें हम करवाने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल। तो कोलेस्ट्रॉल उसका हमें इंक्रीज शो होगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज मिलने वाला है। तो यहाँ पर लिपिड्स का एक्यूमुलेशन हो सकता है आर्टरीज के अंदर। तो इसकी वजह से देखो, अगर आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, लिपिड्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, लिपिड्स इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है, और वो भी लिपिड्स की हो रही है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रही है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल पेशेंट की सही नहीं है, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल बेसिकली पेशेंट का हाई आया है, और ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर आ गई है ब्लड फ्लो के अंदर। तो पेशेंट को एंजाइना का रिस्क रहता है, एंजाइना मतलब पेशेंट को बेसिकली हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, ठीक है, ओके। कैल्शियम, तो एक्यूमुलेशन कैल्शियम की भी हो सकती है, ब्लड कंपोनेंट हो सकता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, और मैंने आपको बताया था बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ होती है यहाँ पर किसकी, फाइब्रस टिश्यू की। यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने, फाइब्रस टिश्यू ऑन द इंटीमल लेयर ऑफ द आर्टरी, ओके। ईटियोलॉजी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिस्क फैक्टर्स भी है और कुछ इसमें कॉजेज भी हैं। स्मोकिंग, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो वो हाई रिस्क पे रहता है कि उसे एथ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो जाए फर्दर। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का रहता है तो ये क्या करता है, सरफेस टेंशन, मतलब जो कि आर्टरीज के अंदर जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो फर्दर ये रिस्क रहता है कि वहाँ पर प्लेग्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो उसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओके, अब स्ट्रेस, ये इंटर रिलेटेड है हाई ब्लड प्रेशर से। पेशेंट को अगर स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियस बात है कि उसे टैकीकार्डिया होगा, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर उसका हाई होगा, तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस रहता है। जैसे अभी मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर में बताया था। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किसी का सिटिंग वर्क है और कैलोरीज इंटेक ज़्यादा है, इतनी कैलोरीज अगर बर्न नहीं हो रही है, तो इस केस में कोलेस्ट्रॉल पेशेंट का हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइट रिच इन कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल रिच मतलब डाइट अगर कुछ ऐसी पेशेंट लेता है, ऑयली फूड का ज़्यादा इंटेक करता है, स्पाइसी एंड ऑयली फूड का, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाएगा, देन एक्यूमुलेशन लिपिड्स की हो जाएगी यहाँ पर, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। एज फैक्टर बहुत डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। सो ये 40 इयर्स प्लस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो उस पर्सन में भी एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ कंडीशन अराइज हो सकती है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर से आप लोग क्लियर आउट किया कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये कंडीशन अराइज हो गई है तो कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होने वाली है। तो जो मेन कॉम्प्लिकेशन और जो मेन हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्लिनिकल फीचर शो होगा वो होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आपने ये कंडीशन स्टडी की होगी, नहीं की है तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल जो लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और फर्दर क्या होने वाला है, एंजाइना। और आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को होगा एंजाइना हो जाएगा एंड बेसिकली हार्ट अटैक हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ये कंडीशन अराइज हो जाती है तो किस तरीके से हम इसे मैनेज करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये कंडीशन अराइज हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहने वाली है, इम्प्रूव पैरिफेरल आर्टेरियल सर्कुलेशन। तो पैरिफेरल आर्टेरियल सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि पैरिफेरल मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आर्टेरियल सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लेग फॉर्मेशन हो गई है, टिश्यूज की ओवर ग्रोथ हो गई है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, फर्दर क्लोट फॉर्मेशन हो सकती है जिसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड अच्छे से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे, सर्कुलेशन को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। अगर सर्कुलेशन कम हो गया तो चांसेस रहते हैं, अगर सर्कुलेशन नहीं हो तो पेशेंट को अल्सर हो सकता है, लेग में अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, और पेशेंट को गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन के बारे में भी आपने स्टडी किया होगा, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में तो गैंग्रीन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ओके। तो ये सर्कुलेशन इंक्रीज हो, इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें पेशेंट का जो हेड एंड को एलिवेट करना है, एलिवेट द हेड एंड, ठीक है। हेड एंड साइड को एलिवेट करेंगे जिसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अच्छे से सर्कुलेशन हो पाए। फर्दर पेशेंट को हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बतानी है एंड पेशेंट को वॉक कराना है। देन कुछ पोस्चरल चेंजेस के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है, कि अपना पोस्चर वो कैसा पोस्चर बना सकता है और कितने टाइम पीरियड के इंटरवल में पोस्चर चेंज करना है। बट कई बार क्या होता है, पोस्चरल चेंजेस की वजह से गैंग्रीन होने का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाता है और लेग अल्सर के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। प्रोमोट वेजोडाइलेशन को हमें प्रोमोट करना है। तो हीट का यहाँ यूज़ करेंगे, हीट एप्लीकेशन का, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीट। आफ्टर दैट जब हम हीट अप्लाई कर देंगे देन एडिक्वेट क्लोथिंग पेशेंट को हमें प्रोवाइड करानी है और डिस्करेज करना है स्मोकिंग के लिए कि वो स्मोकिंग ना करे, क्योंकि स्मोकिंग जब पेशेंट करता है तो उसमें होता है निकोटिन, और निकोटिन क्या करता है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है। निकोटिन ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से क्लोट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, निकोटिन क्या करता है, स्मोकिंग पेशेंट अगर करेगा तो क्या होगा, बॉडी में निकोटिन जाएगा और निकोटिन क्या करता है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेगा जिसकी वजह से फर्दर क्लोट फॉर्मेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। सो वेजोडाइलेटर्स यहाँ हम प्रोवाइड कराएंगे।
वेजोडाइलेटस। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देखो अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर ऐसा हो गया कि प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई, बिकॉज वो भी एक लार्ज आर्टरी है, तो एनाल्जेसिक हम प्रोवाइड करा सकते हैं पेन को रिलीफ कराने के लिए, क्योंकि पेशेंट हमें कंप्लेंट करेगा कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है, तो पेन को रिलीफ कराने के लिए एनाल्जेसिक्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। मेंटेन टिश्यू इंटीग्रिटी। अब आपको पता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि गैंग्रीन भी हो सकता है। इट मीन्स कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, तो टिश्यूज़ में नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर टिश्यूज़ में नेक्रोसिस होना अभी स्टार्ट हो रहा है, तो स्किन की टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी को हमें मेंटेन करना है, तो यहाँ पर बॉडी लोशन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी लोशन का यूज़ करेंगे स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। और नेक्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो विटामिन सी हम पेशेंट को देंगे। तो यहाँ पर हम विटामिन सी प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोलेजन सिंथेसिस के लिए अच्छा होता है। कोलेजन सिंथेसिस, एडिक्वेट प्रोटीन एंड विटामिन यहाँ हम प्रोवाइड कराने हैं, एडिक्वेट प्रोटीन एंड विटामिन। तो विटामिन सी बेसिकली क्या करता है, एपिथेलियलाइजेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखता है, और कोलेजन सिंथेसिस के लिए भी ये एसेंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कोलेजन का सिंथेसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये कंडीशन है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर ध्यान में रखें तो इस कंडीशन को हम अराइज होने से रोक सकते हैं। प्रोहिबिट स्मोकिंग, अगर कोई भी स्मोकर है तो उसे हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि वो स्मोकिंग ना करें। यहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। स्मोकिंग में जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है या पर्सन कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें निकोटिन होता है। ठीक है, निकोटिन क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है, और क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ जाती है, इससे क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन रहती है, मतलब उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो हमें उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड कराने हैं। अगर वो ड्रग्स लेता रहेगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज नहीं हो पाएगी, प्लेग्स नहीं बन पाएंगे इस केस में, तो पीएडी मतलब पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। प्रिस्क्राइब लो फैट डाइट प्रिस्क्राइब करनी है, और डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए बोलना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन यहाँ पर हम करा देंगे। एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना है पेशेंट को, और डाइटरी मॉडिफिकेशन ऐसे करानी है कि वो अपनी डाइट में ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स को कम कर दे, कैलोरीज इनटेक को कम कर दे अगर उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो, और एक्सरसाइज के लिए हमें एजुकेट करना है पेशेंट को। सो आई होप एथेरोस्क्लेरोसिस का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट ऑन कर दीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज एन एसटी।